हेलो हेलो। नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडी मसाला पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं न्यूट्रिशन फॉर माइंड, बॉडी एंड सोल। आज की टॉपिक बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप एक काम स्टेट से गुस्से वाले स्टेट में तुरंत कैसे पहुंच जाते हैं, कुछ माइक्रो सेकंड में आपके शरीर में क्या परिवर्तन होते हैं। गुस्सा हमारे शरीर के लिए अच्छा है, बुरा है, गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं क्या, गुस्से के पीछे कुछ न्यूट्रिशन है क्या, कुछ खाने से क्या कम गुस्सा आएगा, इसके बारे में बात करते हैं। इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो जब ये माइक्रो सेकेंड जिसमें हमारी जो केमिकल स्टेट ऑफ ब्रेन चेंज होती है, बॉडी चेंज होती है, शरीर में एड्रेनलिन रिलीज होती है और ये ब्रेन सिग्नल देता है और एड्रेनलिन रिलीज होती है जो कि फाइट और फ्लाइट या फ्रीज का एफ का काम करती है। इसमें आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, आपकी बॉडी में एनर्जी सडनली रिलीज होने लगती है। नॉर एड्रेनलिन रिलीज होती है जो कि आपकी अलर्टनेस और फोकस को बढ़ाती है, जिससे आप अच्छे से लड़ाई कर सकें। कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च चालू है। ये मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी और डाइजेशन, इन तीनों को रोक देता है कि भाई अभी इसको लड़ने के लिए शक्ति की ज़रूरत है और सारी शक्ति मसल्स की तरफ भेज जाए। इंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल पेन किलर्स का काम करते हैं। इन केस एंगर स्टेट में लड़ाई होती है, फिजिकल चैलेंज है, फिजिकल कुछ डैमेज होता है, तो उस समय इंसान को दर्द नहीं होना चाहिए, वो लड़ाई पे ध्यान दे। वेरी गुड। डोपामिन रिलीज होती है। डोपामिन क्यों रिलीज होती है? डोपामिन तो अच्छा हार्मोन है। नहीं, सेटिस्फैक्शन ऑफ शोइंग एक्सप्रेसिंग एंगर कैन रिलीज डोपामिन। एक अच्छा लगता है कि मैंने चलो अपना गुस्सा निकाल लिया। सेरोटोनिन, ये एक हैप्पीनेस हार्मोन है, बट सेरोटोनिन के लेवल आपकी बॉडी में कम होने पे आपके गुस्सा आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं बात करने वाला हूँ सेरोटोनिन बढ़ाने के लिए हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। अब गुस्से के पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले परसीव्ड थ्रेट, किसी इनजस्टिस को देखना, या कुछ फिजिकल थ्रेट है आपको, या फिर आपको गुस्सा आता है उस किसी खतरे की वजह से। कॉग्निटिव अप्रेजल, किसी भी थ्रेट को, सिचुएशन को आप अपने प्रिज्म से देखते हैं, अपनी नज़रिए से देखते हैं, और दो अलग अलग इंसान एक सिचुएशन में अलग तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। इसके पीछे कुछ न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स हैं क्या? यस, बिल्कुल है। एमिगडाला, जो एक इमोशन का सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, वो प्रोसेस करता है सिचुएशन को और अकॉर्डिंगली फाइट फ्लाइट की हमें रिस्पॉन्स दिखाता है। हाइपोथैलेमस, जो हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। हार्मोनल रिस्पॉन्स में एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन रिलीज होते हैं। अब वो ये जो कास्केड होता है केमिकल्स का, इसमें क्या होता है, आप एंगर एक्सप्रेस करते हैं। अब एंगर दो तरह से एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। एक फिजिकल होता है जो आप दिखाते हैं, दूसरा होता है इंटरनलाइजिंग एंगर। इसके हेल्थ इंप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग टर्म एंगर होना नेगेटिव इफेक्ट डालता है आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर में। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ती है, आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, डिप्रेशन और एंग्जाइटी होने के भी चांसेस होते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपकी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर बढ़ी है, सांस तेज चल रही है, मसल में टेंशन्स हो जाती है, एड्रेनलिन बढ़ा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, प्यूपिल्स डायलेट होते हैं एंगर में, तो डाइजेशन, इम्यूनिटी, एनाबॉलिज्म, कुछ नया बनना, ये सब कम हो जाता है। स्ट्रेंथ बॉडी में उसमें बढ़ जाती है। तो एक कमज़ोर सा इंसान भी उस समय कुछ ऐसी चीज़ें गुस्से में कर पाता है जो बाद में करना संभव नहीं हो। हम कितनी जल्दी गुस्सा होते हैं डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। सबसे पहले पर्सनालिटी, अगर आप काम डिस्पोजिशन के हैं, पेशेंट टाइप हैं, वर्सेस क्विक टेम्पर्ड, तुरंत में किसी चीज़ पे झल्ला के गुस्सा हो जाना। आपकी स्ट्रेस लेवल कितनी है? एक स्ट्रेस्ड इंसान ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो सकता है। आपके ट्रिगर्स क्या है? जैसे पर्सनल इंसल्ट किसी के लिए बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है। देख ले कुछ भी बोलना, बट ये मत बोलना टाइप्स। पहले के आपके एक्सपीरियंस कैसे हैं, वो भी कंडीशनिंग के हिसाब से आप अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। कल्चरल सोशल फैक्टर्स होते हैं, मूड, इमोशनल स्टेट और मेंटल हेल्थ। तो अगर आपकी मूड अच्छी है तो आप कुछ इंसल्ट टॉलरेट भी कर सकते हैं। मूड बुरा है तो हो गया गुस्सा। और गुस्सा अलग अलग तरह के होते हैं। तो एक सबसे पहले एक्सप्लोसिव एंगर, जिसमें आदमी चिल्लाता है, अग्रेशन दिखाता है, फिजिकल हो जाता है, बाद में रिग्रेट भी करता है, मैं पागल हो गया था, सॉरी माफ़ कर दो। पैसिव अग्रेसिव एंगर बहुत मज़ेदार टाइप का एंगर है। इसमें इनडायरेक्ट सार्काज्म होती है, आप गुस्सा नहीं दिखा पाते इसलिए सार्कास्टिक होते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं अपने पार्टनर को। इंटेंशनल प्रोक्रेस्टिनेशन, तेरा काम ही नहीं करूँगा, फाइल दबा के रखूँगा। क्रोनिक एंगर इरिटेबिलिटी और रिसेंटमेंट कॉज करती है। लॉन्ग टर्म एंगर, ग्रजेस लेकर चलना, मन ही मन किसी को कोसते रहना। कंस्ट्रक्टिव एंगर विच इज़ गुड, विच इज़ कंट्रोल्ड एंड एड्रेसिंग द इश्यू। तो यहाँ पे लोग बाउंड्रीज सेट करते हैं, इफेक्ट पॉजिटिव चेंज लाते हैं, और ये लाइफ को, रिलेशनशिप को अच्छा भी बना सकता है। तो गुस्सा हमेशा खराब नहीं होता है। सप्रेस्ड एंगर, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अभी पोजीशन पावर में लोग हैं तो उनसे कैसे झगड़ा कर सकते हैं। इसमें कंसर्न फॉर
कॉन्सिक्वेंसेस की झगड़ा किया अभी तो बाद में इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। राइटियस एंगर इज़ गुड। इनजस्टिस होते देख के आप गुस्सा हो जाते हैं और उसको, तो सोशल जस्टिस में इसका बहुत बहुत मोटिवेटिंग फोर्स होता है, बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित कर सकता है। कुछ लोग क्विक टू फॉरगिव भी होते हैं, जल्दी भूल जाते हैं, छोड़ो यार ज़िंदगी छोटी है। ये बहुत कम देखने में आता है आजकल लोग शॉर्ट फ्यूज़ लेके चल रहे हैं और तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा जो कि मेरे खुद के ऑब्जर्वेशन है। ये सारी ज्ञान के बावजूद भी आप उस पर गुस्सा होंगे जो पोजीशन में, पावर इक्वेशन, डायनेमिक, सोशल स्टेटस में आपसे कम होगा। चाहे कितने भी जघन्य अपराध कर लें, बुरी चीज़ें कर लें, अगर राजा हैं तो आप उनके खिलाफ हमेशा अच्छी अच्छी बात करेंगे। लाइक यू कैन शाउट ऑन अ पॉलिटिशियन, बट वही राज प्रथा रहती तो आप कुछ नहीं बोल पाते। सिमिलरली एक और चीज़, फियर ऑफ रिपरकशन। जैसे गवर्नमेंट बाबू लोग हैं, सर्वेंट्स कहते हैं, बट वो बाबू होते हैं, तो आप उनके खिलाफ कुछ इसलिए नहीं करना चाहते कि गुस्सा आ गया तो पता नहीं कौन से कानून लगा देंगे हमारे ऊपर में। सोशल नॉर्म्स भी है हमारे यहाँ, एज को रिस्पेक्ट करना, विच आई थिंक इज बुलशिट रूल। आदमी के व्यवहार की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। एज में बड़े हैं बट व्यवहार सही नहीं है तो आई डोंट थिंक somebody should be forced to respect someone. न्यूट्रिशन का क्या कारण? न्यूट्रिशन, अगर आपकी बॉडी में लो सेरोटोनिन के लेवल्स हैं तो सेरोटोनिन क्या करता है, आपकी मूड के रेगुलेशन में काम करता है। इरिटेबिलिटी और अग्रेसिव बिहेवियर, सेरोटोनिन के लेवल्स ज़्यादा रहें तो कम रहेंगे। सेरोटोनिन बनती है ट्रिप्टोफैन से, तो सेरोटोनिन का प्रिकर्सर है। ट्रिप्टोफैन आपको डाइट में मिलते किन चीज़ों से? टर्की में मिलती है, चिकन में मिलता है, एग, नट्स, डेयरी एंड सीड्स में ट्रिप्टोफैन मिलता है। तो क्या हम ट्रिप्टोफैन प्रायोरिटाइज करके अपने सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। सेरोटोनिन और किन चीज़ों से बढ़ती है? सनलाइट, एक्सपोजर टू सनलाइट, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस से सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं। सोशल कनेक्शन से सेरोटोनिन बढ़ता है। एडिक्वेट स्लीप, रिड्यूसिंग स्ट्रेस। कुछ सप्लीमेंट्स है, 5-HTP है जो कि सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है। कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशंस हैं, जो लोग क्रोनिक डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनको डॉक्टर्स SSRIs लिखते हैं, एंटी डिप्रेसेंट लिखते हैं, जो कि सेरोटोनिन लेवल्स को कंट्रोल कर सकती है। सो वापस बोलता हूँ, सेरोटोनिन का प्रिकर्सर ट्रिप्टोफैन होता है जो कि मूड, स्लीप, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। साथ के साथ आपको डिहाइड्रेशन एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड है, पानी बराबर मात्रा में नहीं है, तो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील होती है, इसकी वजह से इरिटेबल होते हैं लोग, स्ट्रेस का रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है और आप नेगेटिव मोड में भी हो सकते हो। जी हाँ, केवल सेरोटोनिन नहीं, पानी भी एडिक्वेटली पी करके रहना आपके एंगर इश्यूज़ को कंट्रोल कर सकता है। न्यूट्रिशन में जैसे ब्लड शुगर लेवल, शुगर स्पाइक हो रही है तो दैट कैन लीड टू इफेक्ट ऑन योर मूड ऑल्सो। So sugar spike versus a continued level of sugar maintenance. So again वापस मैं बात करता हूँ ना, बॉडी 3 तरह के फ्यूल पे चलती है, लगातार इसको ग्लूकोज की आदत डाल दी तो आप हमेशा वो फैट और प्रोटीन का भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, और इसके पीछे इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेके जाइए। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपको बहुत चीज़ों पे कंट्रोल कराते हैं, तो उसमें एंगर भी शायद एक हो सकती है। हाइड्रेशन हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर प्रिटी इंपॉर्टेंट, खासकर विटामिन बी और डी की बात होती है। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर मैग्नीशियम के लेवल कम है तो इरिटेबिलिटी होने के चांसेस। मैग्नीशियम मिलती कहाँ से हमें? तो चॉकलेट एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो चॉकलेट खाने के बाद अच्छी फीलिंग आना, सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ना। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैफीन, शुगर ज़्यादा करने से भी एंगर बढ़ता है। एंड माइंडफुलनेस ऑलवेज हेल्प्स यू। एंगर मैनेजमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, कौन सी ट्रिगर है उसको अवॉइड कर सकते हैं क्या? एंगर स्टेट में डीप ब्रीदिंग हेल्प्स अ लॉट, इट फूल्स द बॉडी। जब भी आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी को लगता है सब ठीक है, तो गुस्सा शांत हो जाता है। टाइम आउट लेना, अपने स्ट्रेस को कम करना, यूजिंग आई स्टेटमेंट्स, आई एम नॉट फीलिंग गुड, कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्रेस व्हाट यू आर फीलिंग, एक्टिव लिसनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा इशू हो जाए तो थेरेपी में जाएं, लाइफस्टाइल, हमेशा अच्छा खाना, एक्सरसाइज, बीइंग माइंडफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कैसा लगा आपको ये आज का एंगर वाला एपिसोड? बताइएगा मुझे, बहुत देर के बाद मुलाकात हुई है, उम्मीद है आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ आज के एपिसोड में। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली में, और बी हैप्पी, सेरोटोनिन के लेवल को बढ़ाइए। मिलते हैं अगली बार, टेक केयर।